हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं पोलिस्कोप। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने स्टडी किया था रूसो को, जिन्होंने हमारे सामने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा कि सोशल इनइक्वालिटी का ओरिजिन जो है ये होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी से। मीन्स जो भी इनइक्वालिटी है सोसाइटी में वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जब कंसेप्ट आया उसी से रिलेटेड है। लेकिन रूसो के द्वारा सिर्फ इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद हमारे पास में आते हैं कार्ल मार्क्स, जो कि जर्मन सोशलोजिस्ट हैं, जर्मन फिलोसफर है, इकोनॉमिस्ट और रिवोल्यूशनरी थिंकर्स हैं। इनके द्वारा इस इनइक्वालिटी को साइंटिफिकल तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर हम ये कहें कि रूसो ने क्या किया, इनइक्वालिटी को समझा, उसको आइडेंटिफाई किया था, तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया, इस इनइक्वालिटी को, जो सोशल इनइक्वालिटी है, इसको एक सिस्टम के रूप में दुनिया के सामने रखा, उसको एक्सपोज किया। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्ल मार्क्स एंड इनकी जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है, इसको हम आज के इस सेशन में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में हम देखें तो जब कार्ल मार्क्स राइट कर रहे हैं 19th सेंचुरी में, ये वो दौर है जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं सोसाइटी में, जब फैक्ट्रीज आ चुकी थी और मशीन्स ने मैनुअल लेबर को रिप्लेस करना शुरू कर दिया था। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो था वो बढ़ रहा था एंड मशीन जो थी उनको मैनुअल लेबर को रिप्लेस कर रही थी। उस टाइम पे जो सोसाइटी है हमारे पास एट दैट टाइम वाज आल्सो डिवाइडेड इन टू सेक्ट्स और टू क्लासेस। बेसिकली दो क्लासेस कौन सी हैं, एक थी रिच क्लास, दूसरी पुअर। रिच क्लास जिसको हम कहेंगे ओनर जो थे, कैपिटलिस्ट, रिच कैपिटलिस्ट जो ओनर्स हैं इन फैक्ट्रीज के, इन इंडस्ट्रीज के, एंड दूसरा था हमारे पास वर्कर्स, जो लेबर क्लास है हमारे पास में, है ना, पुअर क्लास है। तो इसको नाम देते हैं हम प्रोलेटेरिएट एंड दूसरे को नाम दिया जाता है हमारे पास में, रिच क्लास को, ओनर को, बोर्गोइज। ये नाम दिए गए मार्क्स के द्वारा। ये कहते हैं कि उस टाइम पे सोसाइटी इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो क्लासेस में। तो अपनी एक फेमस बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसको इन्होंने इनगेल के साथ मिलके लिखा था। इनगेल आल्सो द फाउंडर ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी। इनगेल और मार्क्स जो है मिलके मार्क्सिस्ट थ्योरी का निर्माण करते हैं बेसिकली। तो एक इंपॉर्टेंट थीसिस देते हैं ये क्या, ये कहते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हेटेरो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। मीनिंग कि जो हमारी एग्जिस्टिंग सोसाइटी है इसकी जो हिस्ट्री रही है क्लास स्ट्रगल की, क्योंकि डिफरेंट क्लासेस हिस्ट्री में क्लासेस रही है ना, जो भी सोसाइटी उसमें क्लास स्ट्रगल हुआ है अराउंड द वर्ल्ड। सर्वाइवल के लिए या फिर अपने बेनिफिट्स के लिए क्लासेस आपस में लड़ती आई हैं, है ना। क्लासेस कैसे रहेंगी, रिच पुअर की जो क्लास है, राजा है, दूसरी तरफ जो प्रजा है उनके बीच में चाहे रहा हो, चाहे नोबल्स हैं, चाहे कोई क्लासेस अलग अलग तरह से सोसाइटी में जो भी बनी हुई थी। डोमिनेंट क्लासेस, एक पुअर क्लास है ना, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो जो ओनर्स हैं और दूसरा वर्कर है, कोई जमींदार है, जमींदार के गुलाम है। तो बोलते हैं कि इस तरह से सोसाइटी में क्लासेस रही हैं हमेशा, और इनके बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट भी रहे हैं। तो इसी को ये कह रहे हैं क्लास स्ट्रगल है। हिस्ट्री जो बनी ही क्लास स्ट्रगल से है, हमेशा से अराउंड द वर्ल्ड ये क्लास स्ट्रगल रहा ही है। तो इसके बाद में हम देखेंगे इसमें कंसेप्ट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का। तो ये मटेरियलिज्म का क्या कंसेप्ट है, मार्क्स की थ्योरी। मार्क्स जो है इनकी थ्योरी का बेसिक फाउंडेशन क्या है, इनकी थ्योरी का बेसिक फाउंडेशन है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म यानी हिस्ट्री सिर्फ आइडियाज़, या फिर ये कहते हैं कि आइडियाज़ जो ग्रेट आइडियाज़ है या फिर रिलीजन है, इनसे हिस्ट्री नहीं बनी है, इनसे हिस्ट्री नहीं चली है। ये चला है मटेरियल कंडीशन से। मटेरियल कंडीशन मीन्स जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस है, रोटी कपड़ा मकान, जिसको हम समझ सकें, है ना। तो बोलते हैं इनसे हिस्ट्री ड्राइव हुई है। लोग क्लास में जो कन्फ्लिक्ट आए हैं, लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरी क्लास से लड़े हैं, है ना, दूसरे ग्रुप से उन्होंने फाइट किया है, अपने को बेहतर मकान मिले, कपड़े अच्छे से पहनने को मिले। तो बोलते हैं बेसिकली ये डिराइव करते हैं कि कौन किस साइड पे जाएगा। तो मार्क्स इज स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। तो इन्होंने दो चीज़ें बताई कि स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी किस पे डिपेंड करता है। इकोनॉमिक बेस इसको नाम देते हैं। एक तो ये कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, हमारे पास में प्रोडक्शन के क्या मीनिंग है, मीन्स टूल्स क्या क्या है हमारे पास में, लैंड है, फैक्ट्रीज है, तभी तो प्रोडक्शन होगा हमारे पास में। एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, हु वर्क्स एंड हु ओन्स, कौन काम कर रहा है और कौन जो है उसका मालिक है। बोलते हैं ये इकोनॉमिक कंडीशन जो है ये सोसाइटी का बेस है, इकोनॉमिक बेस है ये मटेरियल, इसको ये नाम देते हैं मटेरियल कंडीशंस का, बेसिक रिक्वायरमेंट जो है। तो बोलते सिर्फ आइडिया से हिस्ट्री नहीं बनी है।
एंड फर्दर मार्क्स जो है इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, जैसे कि ये नाम दिया हमने इसको बेस एंड दूसरे को नाम देते हैं हम सुपर स्ट्रक्चर। बेस क्या है? बेस मीन्स मीन ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास में फैक्ट्री है, लैंड है, मशीन्स हैं, तो ये हमारे पास में बेस ऑफ प्रोडक्शन मीन जहाँ से कुछ वैल्यू जनरेट होगी। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शंस है, वर्कर और ओनर का रिलेशन क्या है। तो ये जो बेस है ये सुपर स्ट्रक्चर को डिराइव करता है। सुपर स्ट्रक्चर क्या हमारे पास में कि जो हम आइडियलिस्टिक बातें करते हैं, लॉज है, पॉलिटिक्स है, आइडियोलॉजी है, रिलीजन है, तो बेस इन सब को डिराइव कर रहा है। बेस डिसाइड करता है कि ये सुपर स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा। अगर किसी एग्जांपल के तौर पे हम देखिए कि कोई एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, जहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं है, लैंड नहीं है, तो फिर वहाँ पे हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कैसे करेंगे, वहाँ पे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कैसे करेंगे, हेल्थ की बात कैसे करेंगे, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो, हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि जब अच्छे रोड हम कहें कि भाई वहाँ पे अच्छे रोड होने चाहिए, सब कैसे होगा जब वहाँ पे मीन ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, लोग जो है भूखे मर रहे हैं। जब लोग भूखे मर रहे हैं तो स्कूल की कहाँ पे बात होगी, पढ़ाई की बात कहाँ पे होगी। जब उनको पेट भर खाना नहीं मिलेगा तो वो इन चीज़ों के बारे में कब सोचेगा। तो बोलता है ये डिसाइड करता है, बेस डिसाइड करता है कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा। पहले क्या होना चाहिए, मीन्स उसको पेट भरा होना चाहिए, लोगों के पास रहने के लिए शेल्टर होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए, बाकी बातें बाद में कि इंटरटेनमेंट। जैसे कोई कंट्री, सपोज हम आज के जो डेवलप्ड नेशंस है जिसको हम कहते हैं, अगर उनको देखा जाए तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है, एंटरटेनमेंट के रिसोर्सेज हैं, बढ़िया से रोड है हमारे पास में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, स्कूलिंग अच्छा है। और दूसरी तरफ हम कुछ कंट्रीज़ का एग्जांपल है लाइक अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया, तो ये लोग तो कहाँ से बात करेंगे एंटरटेनमेंट रिसोर्सेज की, कहाँ से बात करेंगे अच्छे रोड्स की, जब यहाँ पे जो है खाने तक की सुविधा जो है अच्छे से नहीं उनको मिल रही है। तो बोलते हैं कि बेस डिसाइड करेगा सुपर स्ट्रक्चर जो है उसको कैसे काम करना है। एंड यहाँ पे मार्क्स जो है इसके साथ साथ में ये भी कहते हैं कि अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये एक्सप्लॉइटिव है, अगर ये लोगों को लूटने का ही काम कर रहा है, तो फिर जो लॉज बनाए जाएंगे, जो पॉलिटिक्स है, वो भी एक्सप्लॉइटिव ही होगा, वो भी उसको लूट मचाने का ही काम करेंगे। एंड देन आफ्टर मार्क्स रिलीजन को भी यहाँ पे टारगेट करते हुए कहते हैं कि ये क्या है, ओपियम है। रिलीजन के नाम पे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। जो बेस है, मेनली बेस कहाँ से बना है, बेस में क्या हमारे पास में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है जहाँ पे वर्किंग क्लास है, तो पुअर क्लास को कंट्रोल करने के लिए एक रिलीजन है ना। रिच क्लास भी इसके इन्फ्लुएंस में आते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें हम देखा जाए तो बोलते हैं कि जो रिलीजन एज ए नशे की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बेस को, पुअर क्लास को बेसिकली यहाँ पे हमने ध्यान रखना है। तो इसके बाद में हम देखते हैं क्लास स्ट्रगल का जो कंसेप्ट हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया, कि जैसा कि हमने पहले कहा था कि मार्क्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री का जो मेन ड्राइविंग फोर्स रहा है वो क्या है, क्लास स्ट्रगल। हिस्ट्री चली ही क्लास स्ट्रगल से है। क्लास में कन्फ्लिक्ट हुए हैं, डिफरेंट क्लासेस जो भी सोसाइटी की रही है। तो सोसाइटी में दो ही तरह की क्लासेस बेसिकली रही, एक तो है ओप्रेसर, दूसरी है ओप्रेस्ड। जिसने रूल किया है, जिसने लोगों पे अपना हुक्म चलाया है, और दूसरा जो उस रूल, जिसने उस अत्याचार को सहा है, उस जुल्म को सहा है। तो बोलते हैं ये दो तरह की क्लासेस हैं सोसाइटी में। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो स्लेव वर्सेस मास्टर है ना, गुलाम, और दूसरा कौन सा है, मालिक है उसका। इसी तरह से कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में फैक्ट्रीज के जो ओनर्स हैं और दूसरे वर्कर्स हैं। एंड फ्यूडल लॉर्ड्स वर्सेस सर्फ है ना, जो भी फ्यूडल लॉर्ड जमींदार हैं और वहाँ पे उनके जो किसान हैं, जो भी वर्कर क्लास है काम कर रही है। तो बोलते हैं इस तरह से क्लासेस सोसाइटी में रही हैं एंड ये एक्सप्लॉइट किए गए हैं। तो इन मॉडर्न टर्म्स में हम देखिए तो मॉडर्न टर्म्स में ये कैसे होगा, तो मॉडर्न कैपिटलिज्म में हम इसको इन क्लासेस को डिवाइड करते हैं दो ग्रुप में। हमने पीछे भी डिस्कस किया इसको, बोर्गोइज एंड प्रोलेटेरिएट में। बोर्गोइज वो जिनका कंट्रोल है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, जो मालिक हैं, ओनर्स हैं। एंड दूसरा प्रोलेटेरिएट जो लेबर सेल करते हैं, वर्किंग क्लास, ठीक है जी, पुअर क्लास जो है वर्क कर रही है वहाँ पे। तो बोलते हैं इन दोनों क्लासेस के इंटरेस्ट डिफरेंट थे। एक जो बोर्गोइज हैं, इनका काम क्या है, बेसिकली ये इंटरेस्ट दोनों के अलग है। और बेसिकली बोर्गोइज का क्या काम है, इनका काम ये कि अपने इंटरेस्ट को देखना है बेसिकली, है ना। अपने जो प्रॉफिट है, क्या चेक करना है इनको, प्रॉफिट, कि इनको कितना प्रॉफिट हो रहा है। अपने सर्वाइवल की चिंता नहीं है इनको, इनके पास अच्छा घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है ना। तो बोलते हैं इनको सर्वाइवल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बस अपने प्रॉफिट के लिए कमा रहे हैं, बैठे बैठे कमा रहे हैं, है ना। और दूसरी तरफ जो हमारे पास में है
प्रोलिटेरिएट, वर्किंग क्लास, इनको घर गाड़ी की चिंता नहीं है, घर गाड़ी के बारे में तो सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है, ये तो अपने सर्वाइवल के लिए मेहनत कर रहे हैं कि शाम का खाना मिल जाएगा फैमिली को, है ना, स्कूल में बच्चे को एडमिशन करा पाएंगे, इनके लिए तो यही बेसिकली प्रॉब्लम रहती है। तो बोलते हैं कि अब जब इनके बीच का गैप बढ़ेगा, बोर्गोइस और प्रोलिटेरिएट के बीच का जब गैप बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, प्रोलिटेरिएट जो है वो रिवोल्ट करेंगे, ठीक है। तो बोलते हैं जब रिवोल्ट करेंगे तो सोसाइटी में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, अगर इसी तरह से रिच पुअर का गैप बढ़ता है तो। और इसी कन्फ्लिक्ट को मार्क्स ने क्या नाम दिया, इसी कन्फ्लिक्ट को ये कहते हैं क्लास स्ट्रगल। और ये हमेशा से हिस्ट्री से होता आया है ना, चाहे राजा के विरोध में प्रजा ने रिवोल्ट किया हो, चाहे जमींदारों के विरोध में प्रजा जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हैं उन्होंने रिवोल्ट किया हो। तो बोलते हैं ये हिस्ट्री से ही चलता आ रहा है। तो ये है हमारे पास में क्लास स्ट्रगल। अब यहाँ पे इस क्लास स्ट्रगल के साथ साथ में ये बताते हैं मैकेनिज्म ऑफ थेफ्ट, सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू का कंसेप्ट क्या है कि जो रिच कैपिटलिस्ट है वो रिच इतने हो कैसे गए, है ना, जो कंपनी के मालिक है, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, वो इतने रिच कैसे हो रहे हैं, जबकि वहाँ पे मेहनत करने वाला जो वर्कर है जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, सपोज़ कहीं पे कोई फैक्ट्रीज में मोबाइल बन रहे हैं, तो वो मोबाइल बनाने वाला जो है वो फैक्ट्री में मोबाइल बना रहा है, वर्कर जो है वो उसको ख़रीदने के लायक है नहीं है, लेकिन जो वहाँ का मालिक है, ओनर है, वो उसको सेल करने के बाद में प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो बोलते ये कैसे हुआ, तो बोलते कि ये इसका ना एक्सप्लॉयटेशन का कंसेप्ट है मार्क्स का, कि कैसे रिच जो है वो कैपिटलिस्ट जो है वो रिच हुए। तो ये रिच होते हैं, इसके आंसर में ये मार्क्स कहते हैं कि ये रिच होते हैं सरप्लस वैल्यू के थ्रू। सरप्लस वैल्यू मीन्स एक्स्ट्रा वैल्यू जो है, ठीक है, कि सपोज़ अगर कोई वर्कर जो है काम कर रहा है फैक्ट्री में और $100 का कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है, 100 रुपीज़ का आप चाहे तो इसको कह सकते हैं कि $100 का कोई एक प्रोडक्ट है हमारे पास में, तो बोलते हैं कि वर्कर को जो कैपिटलिस्ट है वो पे कर रहे हैं $40, ठीक है, और जो $60 बच गए प्रोडक्ट जब कंप्लीट होता है बनाने के बाद में, जब उसको सेल किया जाता है, तो बोलते हैं कि जब उसको सेल किया और उसको $100 में सेल किया जा रहा है, जबकि वर्कर को कितनी पेमेंट मिली उस प्रोडक्ट के लिए, $40, तो जो $60 बचे वो चले गए मालिक की जेब में, वो जो ओनर है उसकी जेब में। अब ये $60 जो है, क्योंकि मालिक ने तो कोई मेहनत नहीं करी, है ना, एक तरफ से देखा जाए तो फिजिकल स्ट्रेंथ किसका यूज़ हुआ है, ये यूज़ हुआ है उस वर्कर का। तो बोलते हैं दे टुक इट बिकॉज दे ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। $60 मालिक को मिले क्योंकि उसके पास जो फैक्ट्री में जो भी इक्विपमेंट है वो तो मालिक हैं, उसके पास में कंपनी का वो ओनर है, तो बोलते इसलिए उसको चले गए ये $60। एंड इसको ये बिजनेस में क्या नाम देते हैं, स्ट्रक्चरल थेफ्ट। मार्क्स के द्वारा इसको क्या नाम दिया जाता है, स्ट्रक्चरल थेफ्ट का। यही $60 जो है वो सरप्लस वैल्यू है, मतलब एक्स्ट्रा वैल्यूज़ है, जबकि पूरी की पूरी मेहनत हुई उस वर्कर की, लेकिन वो उसको $100 मिलने के बजाय वो कहाँ पे चले गए, $60 वो चले गए उस मालिक की जेब में। तो इसको ये नाम देते हैं स्ट्रक्चरल थेफ्ट, ये है सरप्लस वैल्यू। तो बोलते इस तरीके से जो है ओनर जो है वो रिच होते हैं। अब इनका ये जो आइडिया है सरप्लस वैल्यू का, जिसको ये कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल थेफ्ट है, इसको इंडियन थिंकर जो है M.N. रॉय, इनके द्वारा इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। इंडियन कम्युनिस्ट लीडर है M.N. रॉय, ये इस सरप्लस वैल्यू को नाम देते हैं सोशल सरप्लस। क्या नाम देते हैं, सोशल सरप्लस। ये कहते हैं ये सोशल सरप्लस है कि भाई इसका होना भी ज़रूरी है, ये इसेंशियल पार्ट है सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए। अगर ये नहीं होगा तो सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि ओनर फिर तो ओनर जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन ही नहीं करेंगे, मीन्स वो फैक्ट्रीज नहीं लगाएंगे। जब फैक्ट्री नहीं लगाएंगे तो वर्कर को काम नहीं मिलेगा, वर्कर को काम नहीं मिलेगा तो फिर वो प्रोडक्ट कहाँ से तैयार होगा। तो बोलते हैं अगर सोसाइटी में प्रोग्रेस चाहिए तो फिर ये सब जो है वो होना ही है, ठीक है, ये प्रोग्रेस का एक पार्ट है। तो ध्यान में रखना है कि मार्क्स के सरप्लस वैल्यू को क्रिटिसाइज किया जाता है M.N. रॉय, जो इंडियन कम्युनिस्ट लीडर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके साथ में 4 डायमेंशन ऑफ एलिनेशन। देखिए यहाँ पे हम कार्ल मार्क्स को एज इट इज़ उनकी पूरी थ्योरीज को हम स्टडी नहीं कर सकते, हम यहाँ से बेसिक कुछ एक पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं ताकि एक शॉर्ट वीडियो में उनके बेसिक आइडियाज़ को समझा जा सके, ताकि आप जो है उसको एक तरह से रिवाइज कर सके और आपके एग्जाम में जो आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए हम पूरी थ्योरी को सीक्वेंस वाइज नहीं फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ एक पॉइंट्स को उठा के आपके साथ में उसको डिस्कस कर रहे हैं। सो हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है द 4 डायमेंशंस ऑफ एलिनेशन। सो मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म सिर्फ एक्सप्लॉइटिव नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन नहीं करता बल्कि ये ह्यूमंस को एलिनेट भी कर देता है। एलिनेट का मतलब क्या है, एलिनेट का मतलब है कि समाज से उसको अलग थलग कर देना, बिल्कुल अकेले छोड़ देना।
तो इस सिस्टम में जो वो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो डिसकनेक्ट हो जाते हैं बेसिकली फ्रॉम द 4 थिंग्स। यहाँ पे ये 4 थिंग्स बताते हैं कौन सी है। एक तो ये बताते हैं प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट वर्कर ने तैयार किया, ठीक है जी, उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं वर्कर तैयार तो करते हैं लेकिन खुद उसको खरीद नहीं पाते हैं, है ना। वो वर्कर चाहे कोई आईफोन क्रिएट कर रहा है तो बोलते हैं कि वो जो वर्कर है उसको खुद परचेज करने की उनके पास में कैपेबिलिटी नहीं है। दूसरा ये बताते हैं कि इसलिए वो प्रोडक्ट से एलिनेट हो गए, मतलब प्रोडक्ट से ही अलग हो गए। दूसरा ये बताते हैं प्रोसेस से, यू आर अ रेपिटेटिव गियर इन अ मशीन, ठीक है, कि जो वर्कर है उस वो एक रेपिटेटिव गियर है, मीन्स रिपीटेडली वो एक ही काम को कर रहा है, तो उसमें कुछ वो क्रिएट नहीं कर रहा, मतलब कि कुछ क्रिएशन नहीं दिखा रहा है, बस फॉलो कर रहा है, उस रूटीन को फॉलो कर रहा है, कुछ भी उसमें नया आइडिया नहीं है, बस उस ट्रैप हो जाता है बस उस प्रोसेस में। तो बोलते हैं उस प्रोसेस से उसको एलिनेट कर दिया गया। एंड ही वॉज आल्सो एलिनेटेड फ्रॉम द सेल्फ से कैसे, कि जो वर्कर्स है वो मेहनत क्यों कर रहा है, कोई भी इंडिविजुअल मेहनत कर रहा है ताकि अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, अपने पास में उसको टाइम मिले अपने से। लेकिन बोलते हैं जब वो काम कर रहा है तो सुबह से शाम तो वो काम में बिजी हो गया, ठीक है जी, उसके बाद थक हार के सो रहा है, तो अपने लिए तो टाइम नहीं निकाल रहा है, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, जो रिसोर्सेज है उसको एंजॉय नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो बोलते हैं कि अपने आप से ही दूर हो गया, मीन्स एलिनेटेड फ्रॉम द सेल्फ। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। एंड द नेक्स्ट इज अदर्स। जब वो अपने साथ में जो वर्कर है वो अपने इंडिविजुअल्स के साथ में है, तो अब वो जो उसके साथी हैं, बाकी जो उसके कोलीग्स हैं, अब उन कोलीग्स को क्या से देखता है, एक कंपटीटर के तौर पे। कोई किसी फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को कंपटीटर देख रहे हैं कि भाई ये कुछ अच्छा करेगा तो मालिक इसको जो है वो प्रमोट कर देगा, तो मैं इससे अच्छा करता हूँ। एक दूसरे से जेलिसी की भी फीलिंग आती है, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, कहीं पे भी हो, तो एक दूसरे के प्रति जो है जेलिसी की भी भावना आती है। मीन्स इंसान एक दूसरे से ही जेलिसी करने लग गया, जब उसको होनी क्या चाहिए थी, सिंपैथी टू ईच अदर होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, एक दूसरे से ही हम जो है जेलिसी करने लगे। तो ये बोलते हैं कि एक तो वो दूसरों से, अपने जो साथी हैं, कोलीग्स हैं, उनसे ही एलिनेट हो गया। सो ये चीज़ें बता रही है इसकी 4 डायमेंशंस ऑफ एलिनेशन, की कहाँ कहाँ से ये उसको एलिनेट हो गया है सोसाइटी से। नेक्स्ट इज द डायलेक्टिक ऑफ रिवोल्यूशन। देखिए मार्क्स कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है ये एक स्टेबल सिस्टम नहीं है। कैपिटलिज्म कंटेन द सीड ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। कैपिटलिज्म खुद ही जो है अपने डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा। किस तरह से, बिकॉज क्योंकि इसको कम्पिटिटिव रहने के लिए, सोसाइटी के उस पीक पॉइंट पे बने रहने के लिए बोलते क्या करना पड़ेगा, वेजेस लो करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट जो अर्न करना है ना, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो वर्कर्स का प्रॉफिट कम होगा, तो जिससे ये कहते हैं कि वर्कर की सैलरी कम होगी। एंड रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि वर्कर विल गेट मोर पुअर, रिच गेटिंग मोर रिचर। एंड जिससे क्या होगा, सोसाइटी में जो है वो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा वर्किंग क्लास में। एंड दिस फ्रस्ट्रेशन विल लीड टू क्लास कॉन्शियसनेस। क्लास कॉन्शियसनेस कौन सी, वर्किंग क्लास में कॉन्शियसनेस आएगी, एक चेतना आएगी, विवेक आएगा। अब वो लोग ये समझेंगे, इस बात को ये समझेंगे कि जो उनके ऊपर जो ऑपरेशन किया जा रहा है, उनको जिस तरह से ऑप्रेस किया जा रहा है, वो कोई किस्मत का खेल नहीं है, कि उनका बुरा लक नहीं है, कि वो भाई एक पुअर फैमिली में उनका जन्म हुआ और उनको पुअर ही जो है वो रहे, ताउम्र जो है वो गरीब ही रह गए। तो बोलते ये उस बात को समझेंगे कि भाई ये उनके किस्मत का खेल नहीं है, ये सारा खेल है उस सिस्टम का। इस कैपिटलिस्टिक जो सिस्टम है ये उसके ऑपरेशन के कारण है। एंड जब उनको ये बात समझ में आएगी तो वो क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे अगेंस्ट दिस बोर्गोइज, द ओनर्स और द रिच क्लास, है ना। तो बोलते इससे सोसाइटी में क्या होगा, रिवोल्यूशन होगा। और यही सिस्टम जो है इसी तरह से जो है वो हिस्टोरिकली होता आया है ना, क्लास स्ट्रगल इसी तरह होते आए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, कि जब हमने देखा कि क्लास स्ट्रगल होगा, रिवॉल्यूशन होगा, और रिवॉल्यूशन के बाद जब पावर जो है ये आएगी प्रोलेटेरिएट के हाथ में। तो मार्क्स एक बेसिकली रियलिस्ट है। पहले यहाँ पे हम बात करें, रियलिस्ट मतलब जो रियल में उस फैक्ट्स को देख रहे हैं, जो सिचुएशन को समझ रहे हैं, बाद में क्या होगा उसकी बात नहीं कर रहे, इस देखा है इन्होंने, फैक्ट्स को देखा है। तो ये कह रहे हैं कि जब, क्योंकि वर्किंग जो बोर्गोइज हैं अब इतने दयावान तो नहीं बनेंगे कि अपने प्रॉफिट को छोड़ के, अपने उस लग्जरी लाइफ को छोड़ के जो है अपने राइट्स, अपने मतलब उन प्रोलेटेरिएट के हाथ में सौंप देंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा इजीली, तो ये नहीं छोड़ेंगे अपने उस एंजॉयफुल लाइफ को। तो बोलता है कि होगा क्या,
यहाँ पे डिक्टेटरशिप मीन्स एक एज्यूम करनी पड़ेगी पावर। प्रोलेटेरिएट रिवोल्ट करने के बाद में जब उनके पास पावर आएगी तो उनको थोड़ा डिक्टेटरशिप की तरह काम करना पड़ेगा, सख्ती के साथ में काम करेंगे। तो बोलते हैं यहाँ पे इस फेज़ को ये नाम देते हैं ट्रांजिशनल फेज़, क्योंकि अब पावर किसके हाथ में आएगी? प्रोलेटेरिएट के, वर्किंग क्लास में। तो जब वर्कर पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करेंगे तो बोलते अब बोलते जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? अपने वो जो राइट्स है, जो उनके पास में बेनिफिट्स है, वो सौंपने पड़ेंगे उनको। तो मार्क्स कहते हैं कि इससे टायरनी तो नहीं आएगी। पहली बात तो ये ऐसा नहीं है कि अब वो उनसे बदला लेंगे कि भाई आपने हम पे जुल्म किया है, हम आप पे जुल्म करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो तो क्या होगा, ये एक ऐसा पीरियड होगा जब स्टेट के पावर को यूज़ करते हुए प्रोलेटेरिएट जो है, वर्किंग क्लास जो है, उस पावर को यूज़ करते हुए, क्योंकि पॉलिटिकल पावर अब उनके हाथ में आएगी, तो उस पावर को यूज़ करते हुए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको ख़त्म करेंगे बेसिकली। ठीक है, ताकि क्या हो, सोसाइटी में इक्वालिटी को मेंटेन किया जा सके एंड टू क्रिएट अ क्लासलेस सोसाइटी। क्योंकि रिच पुअर का जो गैप है जिससे इनक्वालिटी क्रिएट हुआ, अब उसको ये हटाएंगे और कैसे निर्माण करेंगे सोसाइटी का? एक क्लासलेस सोसाइटी की मांग रखेंगे कि जहाँ पे ये रिच पुअर का कंसेप्ट ना हो, सभी इक्वली ट्रीट किए जाएं। तो बोलते इसके बाद क्या होगा हमारे पास में? एक तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट खत्म होगा, दूसरा क्या होगा कि कोई क्लास डिवीज़न नहीं होंगे। जब क्लास डिवीज़न नहीं होंगे तो कोई एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होगा, एंड साथ साथ में ये क्या करेंगे? स्टेट के कंसेप्ट को भी ख़त्म करेंगे। नो स्टेट, कोई स्टेट नहीं होगा, सभी क्या रहेंगे? इक्वल। और इसके साथ में ही मार्क्स एक और फेमस आइडिया देते हैं कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज़ टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, कि भाई एबिलिटीज़ कोई कितना अर्न कर सकता है, इस बात पे जो है वो किसी को हिस्सा नहीं मिलेगा। किसको कितना मिलना चाहिए ये डिपेंड करता है कि किसको कितनी आवश्यकता है। ज़रूरत के हिसाब से जो भी मिले, जो भी बेनिफिट्स मिले वो ज़रूरत के हिसाब से हो, कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं हो कि जैसे भाई अंबानी जो है वो अच्छा सोच सकते हैं, उनमें अच्छी पावर है, दिमाग अच्छा यूज़ करके वो काफ़ी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो इसलिए उनको मिलना चाहिए उतना। ऐसा नहीं है, बोलते ज़रूरत कितनी है किसी को, उसके हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं मार्क्स और रूसो का। तो मार्क्स और रूसो जो है, अगर इनको कंपेयर किया जाए तो ओरिजिन ऑफ इविल का जो सोर्स है वो किसको मानते हैं? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी मोरली बोलते हैं कि जब मोरली जो है कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई ये प्रॉपर्टी या ये लैंड जो है ये उसकी है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये शुरू होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी से इनइक्वालिटी का कंसेप्ट। ठीक है, तो बोलते हैं ये ओरिजिन होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का। मार्क्स कहते हैं कि जब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है इकोनॉमिकली हम ट्रीट किया जाए और उसको बस उसी प्रोसेस में आगे बढ़ाया जाए प्राइवेट प्रॉपर्टी का, तो बोलते हैं ये सिर्फ एक ओरिजिन नहीं होता है, बल्कि यहाँ से पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चलता है ना, पूरा सिस्टम जो है उसको ये डिफाइन करते हैं। मीन्स के कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जो कंटिन्यूसली सोसाइटी में इनइक्वालिटी को प्रोड्यूस करता रहता है। एंड इसके बाद फोकस किस पे रहता है रूसो का? इनका फोकस रहता है जनरल विल पे। मार्क्स फोकस करते हैं क्लास कन्फ्लिक्ट पे, कि क्लासेस को कन्फ्लिक्ट बना रहता है सोसाइटी में जब तक ये कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर है। एंड सॉल्यूशन क्या देते हैं? रूसो कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और मार्क्स क्या सॉल्यूशन देते हैं? ग्लोबल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। जब क्लासेस जो है रिवोल्ट करेंगी और प्रोलेटेरिएट जो है, वर्किंग क्लास जो है, वो इन जो रिसोर्सेज है, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको कंट्रोल करेंगे, तब बोलता है कि जो सोसाइटी में इक्वालिटी आएगी। एंड इसके बाद व्यू ऑफ स्टेट कैसा है? ये कहते हैं कि रूसो कहते हैं कि स्टेट को मोरल बनाया जा सकता है अगर उनको अच्छे से अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिले, उनको बताया जाए कि मोरली आपको किस तरह से लोगों की भले के लिए सोचना है, मीन जनरल विल के लिए काम करना है। एंड मार्क्स क्या कहते हैं कि स्टेट का कंसेप्ट तो होना ही नहीं चाहिए, स्टेट मस्ट बी एबोलिश्ड। एंड में हम देखते हैं कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में क्या है कि मार्क्स जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स है मॉडर्न वर्ल्ड के। मॉडर्न वर्ल्ड मीन इस कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड के, जहाँ पे कहते हैं कि कुछ एक लोगों के पास, कुछ एक ग्रुप्स के पास ही लगभग हाफ से ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी उनके पास में रहती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज उनके कंट्रोल में रहते हैं। तो मार्क्स कहते हैं कि क्या प्रेडिक्शन करते हैं कि कोलैप्स होगा ये सिस्टम, कैपिटलिस्टिक सिस्टम जो है ये कोलैप्स होगा। हालांकि वेस्ट में हुआ नहीं, जैसे कि कई सारी कंट्रीज़ हमारे पास में है कैपिटलिस्टिक, तो बोलते हैं कि इसका कोलैप्स तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये काफ़ी
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करता है, जैसे इनइक्वालिटी को, एलिनेशन को, एंड पावर ऑफ इकोनॉमी ओवर आवर माइंड्स रिमेन अनमैच्ड, कि जैसे एलिनेशन बताता है। तो आज के हम वर्किंग क्लास को देखें, जैसे जैसे गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ती है तो वर्किंग क्लास जो है काफ़ी हरास उसको किया जाता है, क्योंकि जॉब एश्योरिटी नहीं है, रेगुलर जॉब की एश्योरिटी नहीं है, पेंशन सिस्टम वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब काफ़ी कन्फ्लिक्ट जो है इससे रहता है। और भी हम चाइना जैसी कंट्रीज़ को देखें या फिर यूएस जैसी कंट्रीज़ को देखें तो बोलते हैं कि ये जो कैपिटलिस्टिक पीपल है, जहाँ पे कुछ एक लोगों के पास ही काफ़ी प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, तो इसमें गैप जो है काफ़ी बढ़ गया है। अगर हम इंडिया की भी बात करें तो रिच एंड पुअर का गैप काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे जो है हमारे पास कुछ एक लोगों के पास में जो है काफ़ी सारी जो है इकोनॉमिक पावर जो है रहती है। तो एंड में हम देखते हैं कि जो होब्स है इन्होंने स्टेट को बनाया कि किस तरह से स्टेट है, एंड लोग उसको क्या करते हैं, स्टेट को लिमिट करते हैं कि लिमिट होनी चाहिए, यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का। और रूसो ने क्या किया, स्टेट को मोरल बनाया कि भाई मोरालिटी को फॉलो किया जाए। तो मार्क्स क्या करते हैं, मार्क्स सिस्टम और स्टेट दोनों को क्या करते हैं, ये चैलेंज करते हैं। ठीक है, मार्क्स टोल्ड अस द स्टेट इज़ अ टूल ऑफ ऑपरेशन। मार्क्स बोलते हैं कि स्टेट क्या है, टूल ऑफ ऑपरेशन है, जहाँ पे जो बेस है वो कंट्रोल करता है। बेस मीन जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो इनके पास रिसोर्सेज है, जिनके पास इनका कंट्रोल है, वो जो है जो हमारे पास में सुपर स्ट्रक्चर है, लो पॉलिटी, इनको कंट्रोल करते हैं एंड इनके थ्रू जो है वो लोगों को ओप्रेस किया जाता है। सो बोलते हैं स्टेट इज़ अ टूल ऑफ ऑपरेशन। स्टेट तो बस लोगों को ओप्रेस करने का एक टूल है, एंड इट इज़ अ टाइम टू बिल्ड समथिंग बेटर। और ये तो कि इसको क्या करना पड़ेगा, हमें बेटर करना पड़ेगा। जब तक ये कहते हैं कि पॉलिटिक जो प्रॉब्लम्स हैं, ये क्या मानते हैं, मार्क्स क्या मानते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, वो तो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। तो जब तक बोलता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है इसमें इनइक्वालिटी रहेगी, तब तक क्या होगा, तब तक रियल फ्रीडम पॉसिबल नहीं हो सकती। सो दिस वाज आवर टॉपिक फॉर टुडे। होप सो यू फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।